प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएं कि किस टाइप के प्रश्न पूछा गया है और उसी से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ें और उसी से रिलेटेड उसी टाइप के आप अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आप बेहतर आप एग्ज़ाम में कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोग जो कि सबसे लाटेस्ट बुक आया है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का, और जिसमें कि सबसे लाटेस्ट एग्ज़ाम जो आपका बिहार पुलिस में हुआ 2024 में 7 अगस्त, 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 और 28 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, वो सभी पेपर इसमें शामिल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अभी पेपर नंबर 3 तक पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल से, और पेपर नंबर 4 का 50 क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, 51 से 100 तक इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन का मतलब ये है कि सोल्यूशन आप सिर्फ सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए जीके जीएस और जो भी मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबकी बेहतर तैयारी भी साथ में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं, साथ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी प्रश्न आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह बेहतर तैयारी आप करते रहिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। ठीक है, तैयारी करने का मतलब होता है कि बेहतर आप तैयारी करें, ताकि एक बार पढ़ें तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को एक साथ रिवीजन भी करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? लिथियम। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की होती है। अब देखिए, जो सबसे हल्की, कभी आपसे यहाँ पूछा धातु, कभी पूछेगा सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो पहले इसको पीरियडिक टेबल से समझते हैं। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में जो पहला तत्व है वो सबसे हल्का तत्व है, और सबसे हल्का अब वो तत्व है क्या? वो गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन। तो पूछा जाए कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जो पहला तत्व है वो सबसे हल्का हो गया। वो क्या है? गैस से भी है और तत्व भी पूछे तो आंसर क्या होगा? दोनों में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर पूछा कि सबसे पहली धातु, तो देखिए पीरियडिक टेबल में ही आते हैं कि तो हाइड्रोजन, हीलियम है ना, ये दोनों गैस हो गया। उसके बाद आता है लिथियम। तो लिथियम क्या है? पहला धातु है। तो पीरियडिक टेबल में सबसे पहला धातु है लिथियम, इसलिए सबसे हल्का भी हो गया और सबसे कम घनत्व वाला धातु भी पूछे तो आंसर भी होगा उसका लिथियम होगा। ठीक है, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा याद भी रहेगा। सबसे हल्का गैस पूछे तो हाइड्रोजन हो गया, सबसे हल्का तत्व भी पूछे तो हाइड्रोजन हो गया, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए, सबसे भारी धातु आंसर क्या हो जाएगा? तो ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है, सभी अति महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपको बताते रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ। ठीक, सबसे भारी धातु हो गया ओस्मियम, और सबसे हल्का तत्व गैस लिख लीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे भारी दूसरा अगर धातु पूछे तो वो है, या तत्व पूछे तो वो है यूरेनियम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो क्या होगा आंसर? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा हो जाएगा, और सबसे कठोर पदार्थ पूछे या तो ये क्या? अधातु है ना, ये हीरा क्या? अधातु है। तो सबसे कठोर धातु पूछे तो वो होता है टंगस्टन। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया, सबसे कठोर धातु पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? टंगस्टन होगा ना। टंगस्टन को W से करते हैं डिनोट। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो कठोरता है वो उसको किस पर मापते हैं हम लोग? मोह स्केल पर मापते हैं ना। किस पर मापते हैं? तो मोह स्केल पर मापा जाता है कठोरता। यानी कि हीरे की जो मोह स्केल है वो कितना है? 10,000 मोह स्केल है, 10,000। और जबकि टंगस्टन का कितना है? 310 है ना, 310 मोह स्केल है। इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा हो गया, सबसे कठोर धातु पूछे तो आंसर क्या होगा? टंगस्टन होगा। ठीक है, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। और अब बात करते हैं ऑप्शन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जैसे कि पारा यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो पारा से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? तो क्विक सिल्वर, ये इसे ही कहा जाता है ना, पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, पारा को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। अब आपको प्रश्न में मालूम, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन
पूछ लिया था कि प्रतीक क्या है ना, जैसे लोहा का प्रतीक पूछा गया था तो Fe होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या कुछ प्रतीक आपको सभी चीज़ें याद रखना है कि किसका क्या प्रतीक होता है। तो पारा का क्या हो गया, Hg हो गया। पारा का परमाणु संख्या पूछे तो 80 हो गया, इसे ही मरकरी भी कहा जाता है ना पारा को, ठीक है। पारा से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है, बार बार रिपीट भी होता है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। मीना माता रोग होता है पारा के विषाक्तता के कारण, है ना। पारा के विषाक्तता के कारण मीना माता रोग होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन आपसे हो जाता है, 2 प्रश्न इस टाइप के आप पढ़े हैं। एक होता है इटाई इटाई रोग। इटाई रोग पूछे तो आपको दिमाग में आ जाता है कि इटाई रोग किसके कारण होता है, मीना माता होगा मतलब पारा के कारण होगा या तो कैडमियम के कारण होगा, ठीक है। ये दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेंगे। देखिए इटाई कैडमियम, इटाई कैडमियम, इटाई कैडमियम, है ना, ऐसे रट लाना है। इटाई कैडमियम और पारा मीना माता, है ना। मीना माता किसके कारण होता है, तो पारा के कारण, मीना माता, है ना। देखो वॉइस में थोड़ा सा रिलेट करना, मीना माता पारा के विषाक्तता के कारण होता है, मीना माता पारा के विषाक्तता के कारण, और इटाई कैडमियम कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, पारा। कमरे के दाब पर द्रव धातु, ठीक है, द्रव धातु हो गया पारा। और अगर पूछे द्रव अधातु क्या होगा, है ना, अधातु, तो अधातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लेना है। देखिए धातु शब्द में छोटा है, धातु तो ये छोटा वाला है ना, पारा। अधातु बड़ा है थोड़ा, तो ये बड़ा वाला ब्रोमीन। क्योंकि दोनों में अगर कन्फ्यूजन ना हो कभी, जैसे कि पारा भी हो और ब्रोमीन भी हो, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो धातु में हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाना, धातु कौन सा हो गया, पारा, और अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब रही बात शीशा की बात करते हैं, तो शीशा से एक प्रश्न क्या आता है, शीशा है क्या, तो ये कुचालक में आ जाता है। और शीशा एक क्वेश्चन आता है फ्यूज तार किसका बना होता है, तो शीशा और टीन का बना होता है ना, शीशा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज तार, ठीक है। शीशा की बात करें तो इसका क्या होता है, Pb, है ना, और इसकी परमाणु संख्या होती है 82। और टीन की बात करें तो Sn होता है, इसकी परमाणु संख्या होता है 50, ठीक है। शीशा और टीन का मिश्रण ये फ्यूज तार कहलाता है, ठीक है। चांदी की बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, या तो पूछे उष्मा का सबसे अच्छा चालक भी, आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चांदी को Ag से इसका प्रतीक है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 47 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। तो मीराबाई ये थी मीराबाई, है ना, मीराबाई, है ना, मीराबाई। तो मीरा प्रेम की दीवानी ये है भक्ति काल की, ठीक है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है, तो ये है भक्ति काल की ये कवयित्री है, ठीक है। और मीराबाई का जन्म पूछे तो कब हुआ था, 1498 में हुआ था। 1498 यानी कि 15वीं शताब्दी, है ना, 1498 यानी 15वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के कुड़की में, जो कि जोधपुर के पास पड़ता है। राजस्थान के कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ था, ठीक है। मीराबाई हो गया या तो कबीरदास हो गया, इनसे 2-3 प्रश्न ही आते हैं, इसलिए याद रखना आपको, ठीक है। जैसे इनका गुरु पूछ लिया जाएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये सब प्रश्न आता है। तो इनका जन्म मीराबाई का 1498 ईस्वी में यानी कि 15वीं शताब्दी में हुआ था और कुड़की राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के गुरु कौन थे, तो संत रविदास थे, है ना, जिसको रैदास भी कहा जाता है। तो संत रविदास जो है इनके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। अच्छा कबीरदास के गुरु पूछे कौन थे, तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा भक्ति काल का कार्यकाल कब से कब तक था मालूम, भक्ति काल ये 14वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है। भक्ति काल 14वीं से 18वीं सदी तक भक्ति काल माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है। किसके अधिक उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति पूछे या तो ऑपरेशन फ्लड पूछे, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड भी पूछेगा किसके उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, तो ये भी हो जाएगा दूध उत्पादन से, ठीक है। तो श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों याद रखना है, दूध उत्पादन में वृद्धि से ये संबंधित है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न सभी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में या तो विश्व में भी पूछे, श्वेत क्रांति का जनक कहलाता है बर्गिज कुरियन, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिज कुरियन। इस टाइप के प्रश्न आते हैं 3, श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा, फिर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 का भारत रत्न भी दिया गया है ना, MS स्वामीनाथन,
स्वामीनाथन। ठीक है, तो इस टाइप के तीनों प्रश्नों को याद रखना है। जैसे श्वेत क्रांति का जनक पूछे बर्गिज कुरियन, हरित क्रांति का नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रांति, है ना, कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे कि हरित क्रांति का संबंध पूछे तो ये किससे हो जाएगा, कृषि उत्पादन से, यानी कि उसमें सबसे अधिक वृद्धि किसके उत्पादन में हुआ था, गेहूँ के उत्पादन में हरित क्रांति का वृद्धि हुआ था, है ना। हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है। अब पूछेगा पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। और नीली क्रांति पूछे किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति पूछे तो किससे संबंधित है, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति पूछे, है ना, गुलाबी क्रांति पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति पूछे तो ये किसके उत्पादन से हो जाएगा, मसाला उत्पादन से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति पूछे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो शहद उत्पादन से, है ना, हनी, शहद उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और भूरी क्रांति उर्वरक या तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी एक याद रखना है आपको। ठीक है, सभी आपको याद रखना है, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, हरित क्रांति ये हो गया कृषि उत्पादन से। और एक क्वेश्चन आता है हरित क्रांति में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नीली मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति जो है ये आपको मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति पूछे तो मसाला उत्पादन से हो गया। स्वर्ण क्रांति की बात करें शहद उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। ठीक है, हर एग्जाम में काम आएगा आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई डैश प्लेइंग ईस्टरडे। पहले नंबर यहाँ क्या है, देखिए ईस्टरडे। ईस्टरडे मतलब क्या हुआ, भूतकाल। भूतकाल की बात हो रही है, तो भूतकाल जैसी बात हुआ तो ये जो वर्तमान वाला इज, एम और हैज बीन, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं कैसे, ही और आई एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल नंबर लगेगा, है ना, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल वर्ब में क्या है, बेयर है। ठीक है, ये सब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो 2 स्थलों को शामिल किया गया। ठीक है, अब वो 2 स्थल कौन कौन सा है वो भी याद रखना है। तो वो है महाबोधि मंदिर, है ना, जो कि बोधगया में है, महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर है। और एक है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अब कब शामिल किया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आएगा। तो अभी जैसे ये पूछा है कब ये कौन कितने स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तैयारी यहीं से देखिए बेहतर ढंग से होता है, डायरेक्ट सटीक तैयारी होती है और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते हैं। जैसे क्या होता है, सेम पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में जिस लेवल का है उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है, तो ये क्वेश्चन अभी पूछना बाकी है आपसे कि कौन वो विश्व विरासत स्थल में कौन सा 2 है, या तो कौन सा वो है या कौन सा नहीं है। तो महाबोधि मंदिर है विश्व विरासत स्थल बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय है। तो महाबोधि मंदिर एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन क्या आएगा, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में यानी कि विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया था, 2002 में किया गया था। महाबोधि मंदिर को 2002 में, ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, याद रखना है, कभी न कभी हमेशा पूछा जाएगा, याद रखना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय पूछे कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, तो 2016 में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। विश्व धरोहर दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना ये किया गया था 1908 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है कब किया गया, 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई थी। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, पटना में, है ना। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में है। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो हसन इमाम थे, है ना। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, तथा उपाध्यक्ष मजहरूल हक, नवाब सरफराज हुसैन और राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर और बाबू कृष्ण सहाय थे। ठीक है,
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ, सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 के आरंभिक दिनों में संपन्न हुए थे। ये सभी एक एक लाइन आपको याद रखना है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो हार्ड क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। और एक क्वेश्चन ये जो कि बीपीएससी में पूछा गया कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, संपन्न हुआ था? इनके प्रयत्नों से ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, है ना, दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। 1909 में संपन्न हुआ था, ठीक, याद रखना है। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 1909 में दूसरा बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिलता है? अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य किस स्तूप में मिलता है? तो ये मिलता है भरहुत स्तूप, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, भरहुत स्तूप में ये मिलता है, ठीक है। भरहुत स्तूप है कहाँ ये? तो ये है सतना, सतना डिस्ट्रिक्ट ये है एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश में ये, ठीक है। अब स्तूप की बात कर लें सिर्फ अगर, तो देखिए भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक भी है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। बात करते हैं धामेक स्तूप। यहाँ से भी प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? अशोक ने करवाया था, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ है? तो ये है सारनाथ में, है ना, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कौन सा स्तूप है यहाँ पर? केसरिया स्तूप की बात करें तो केसरिया स्तूप ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है, केसरिया स्तूप, ठीक है। और ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण बिहार में है। और सांची स्तूप कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो याद रखना है, इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये कहाँ है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम? इसमें जो चारों स्तूप है, धामक स्तूप, भरहुत स्तूप, केसरिया स्तूप और सांची स्तूप, ये सभी का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, याद रहेगा, धामेक स्तूप, भरहुत स्तूप, केसरिया स्तूप, सांची का स्तूप, ये सभी स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक मालूम है आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। अब बात करते हैं क्या दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप पूछे तो वो हो जाएगा केसरिया स्तूप। इसकी ऊंचाई कितनी मालूम? 104 फीट। इससे पहले ऊंचा कौन था? तो वो था बोरोबुदुर जावा में, है ना, बोरोबुदुर जावा, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, इसकी ऊंचाई थी 103 फीट थी, ठीक है, बोरोबुदुर जावा में। लेकिन अब कौन है? केसरिया स्तूप, जो कि पूर्वी चंपारण में 104 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो मिर्जा सैफी ने किया था। क्या हुआ आंसर? मिर्जा सैफी ने किया था, ठीक है। मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व मिर्जा सैफी ने किया था। मुगल काल की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और मुगल वंश का जो शासक था, है ना, कार्यकाल था, शासक था, उसका क्रम से पूछा जाता है ना। तो पहले कौन था? बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद है जहांगीर, उसके बाद है शाहजहां, उसके बाद है औरंगजेब, ठीक है। इसमें ये भी है रिलेशन क्या? बाबर का पुत्र था हुमायूं का पुत्र था अकबर, है ना, अकबर का पुत्र था जहांगीर का पुत्र शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, ठीक है। इसको याद रखना है, बादशाह, ये क्रम से याद रहेगा, बादशाह हो जाएगा। देखिए इससे आसानी से याद रहेगा, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, साथ से हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो यही क्रम था। अंतिम मुगल सम्राट पूछे कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। मुगल काल की भाषा आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा थी फारसी, ठीक है, और फारसी थी, मुगल काल की आधिकारिक भाषा फारसी थी, ठीक है। आप मुगल काल के आप याद कर लिए, फिर आपसे पूछा जाएगा गुप्त, आप याद करेंगे गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो उसका था संस्कृत था। और दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी था। तो इसको याद करेंगे कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा रिलेट करके याद कर लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा। जैसे देखिए
मुगल काल की भाषा क्या है? फारसी। तो इसको ऐसे याद करेंगे, मुहा फाड़ देंगे, मुहा फाड़ देंगे यानी कि मुगल काल की फारसी है ना, मुगल काल की फारसी, मुहा फाड़ देंगे यानी मुगल काल की भाषा क्या हो गया? फारसी हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का भी क्या है? फारसी ही है। और गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत है। गुप्त वंश का पूछे तो क्या होगा? संस्कृत होगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत है ना, एक जैसा नाम है ना, गुप्त संस्कृत। तो गुप्त वंश का देखिए कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, गुप्त संस्कृत, इसमें आप फारसी में आइएगा नहीं। जैसे मुगल काल का आएगा तो मुँह फाड़ देंगे, तुरंत दिमाग में आ जाएगा मुगल काल की फारसी हो जाएगा, गुप्त संस्कृत। गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या? संस्कृत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो बिहार में कुल कितनी? तो 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, ठीक है। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है। अब जल विद्युत परियोजना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कोसी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है, ठीक है। तो याद रख लेना, कोसी जल विद्युत परियोजना ये सुपौल में है, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता है 19.2 मेगावाट है। पूर्वी गंडक नहर कहाँ है? रोहतास में। सोन पश्चिमी नहर वो भी रोहतास में है। सोन पूर्वी नहर ये औरंगाबाद में है। और सिरखिंडा लघु विद्युत परियोजना कहाँ है? रोहतास में। ढेलाबाग लघु विद्युत परियोजना रोहतास में। नासरीगंज रोहतास में। सेवारी लघु जल विद्युत ये रोहतास में है। अगनूर लघु जल विद्युत अरवल में है। बेलसार ये अरवल में है। जयनगरा जल विद्युत रोहतास में। त्रिवेणी नहर कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। और अरवल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? अरवल में है, ठीक है। अरवल वाला ये अरवल आसानी से याद भी रहेगा। तो ये 13 जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए कोसी हो जाएगा सुपौल, बाकी देखिए ये पूर्वी गंडक नहर और सोन पश्चिमी नहर ये देखिए रोहतास में सभी, ठीक है। और रोहतास में बात करें, देखो एक सोन पूर्वी नहर की बात करें तो ये हो जाएगा औरंगाबाद में, ठीक है। देखिए सोन पश्चिमी नहर रोहतास में, लेकिन सोन पूर्वी नहर कहाँ है? औरंगाबाद में। बाकी फिर देखिए यहाँ 4 रोहतास में ही है। सिरखिंडा, ढेलाबाग, नासरीगंज और सेवारी ये सभी कहाँ है? रोहतास में है। फिर बात करते हैं, ये 2 अरवल में है, अगनूर और बेलसार। अगनूर और बेलसार अरवल में है। और एक तो अरवल का नाम से ही अरवल लघु जल विद्युत ये अरवल में है, ठीक। और फिर जयनगरा रोहतास में। त्रिवेणी नहर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और इसकी टोटल जो भारत में बिहार में जो 13 जल विद्युत परियोजना है उसकी टोटल क्षमता कितनी? उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार अब एक है। तो क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार पहले था, उसको हटाकर अब क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। यहाँ से कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ इसको डिटेल में याद रखेंगे। एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट से यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए आपसे प्रश्न आएगा क्या? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से हटाया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कब? 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो किस भाग में रखा गया है? तो भाग 12 में रखा गया है और अनुच्छेद 300 के को में रखा गया है। विधिक कानून के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने अब बचे हैं? तो 6 है ना। अगर अच्छा मूल संविधान में कितना था? 7 था, ठीक है। ध्यान रखना है, मूल संविधान में पूछे मौलिक अधिकार कितना? 7 था। और अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए ये भी अगर रेंज भी याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। कभी हार्ड क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, कि वो किस अनुच्छेद में, मतलब धर्म से संबंधित पूछा गया और आप नहीं जानते, लेकिन आपको मालूम है 25 से 28 तक है, यानी कि 25, 26, 27, 28 चारों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, बाकी एक रहेगा कोई ऑप्शन, और बाकी ऑप्शन अलग अलग रहेगा, जैसे रहेगा 23 रहेगा, 18 रहेगा, है ना। तो इस टाइप से आप आंसर है ना छांट के लगा सकते हैं कि हम 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसलिए ये वाला रेंज भी याद रखना है आपको। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है ना। अनुच्छेद 32 वही है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक। तो याद रखना है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? युधि प्लस अस्थिर, है ना। युधि प्लस अस्थिर इसका करेक्ट आंसर है, युधिष्ठिर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि कब सुनाई देगा? तो ये इसका मेन कारण क्या होगा? परावर्तन, है ना। ध्वनि का क्या होगा? परावर्तन होगा,
तभी ये सुनाई देगा ना। प्रतिध्वनि की बात हो रही है तो ध्वनि का परावर्तन होगा, है ना। यहाँ प्रकाश का दे दिया तो ये गलत हो जाएगा ना। ये होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि ये सुनाई देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होना चाहिए, तो न्यूनतम दूरी कितने 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, हीरा का चमकना ये किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। अच्छा, तारे का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। इस टाइप के प्रश्न आपको डायरेक्ट उदाहरण से ही पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। तारे का टिमटिमाना, बाल्टी में रखी हुई छड़ किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। छड़ जो मुड़ी हुई है ना, बाल्टी में रखी जो छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर दिखाई देता है, जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। और कभी पढ़ते हैं आप प्रकीर्णन चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा ऐसे याद करिए। तारे का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन है, टिमटिमाना अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, एक रिलेट कर लेंगे तो सभी याद रहेगा आपको। अप डाउन अपवर्तन। और बाल्टी में रखा हुआ छड़ या तो सिक्का, ये जो छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, किसी कारण, अपवर्तन के कारण होता है। अच्छा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई पड़ता है, वो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो ये सभी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, परिमाप पूछे आयत का, है ना, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप। आयत का विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। डायरेक्ट कितना ईजी आपको फॉर्मूला पूछा है, तो इस टाइप के पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब भी ध्यान में रखना है ना, नहीं तो क्या हो जाता है, मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल याद रख लेना, परिमाप याद रखना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, है ना। और इसी तरह आप वर्ग का भी याद रख लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया। और परिमाप पूछे वर्ग का तो क्या होता है, 4 इंटू परिमाप यानी 4 इंटू एक भुजा यानी कि 4a, है ना, 4 इंटू भुजा होता है। और विकर्ण पूछे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर 2 इंटू भुजा, ठीक है। तो ये याद रखना है सभी चीज़, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a 4 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2a, है ना, यानी कि रूट अंडर 2 और 1 भुजा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई पूछा तो 15,200 किलोमीटर हो गया आंसर। लेकिन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई वो कितना है, 52.6 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगा, यानी कि 7516 किलोमीटर याद रखना है, द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई, ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214, है ना। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा क्या, 3214। देखिए 3214 याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3214 याद रखेंगे आसानी से याद रहेगा। तो 3214 किलोमीटर होता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, है ना, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। एक बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया था मालूम, कि भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है, और कक्ष के रन के बीच की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ दिया था, तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूर्वी से पूर्व से पश्चिम ने पूछ के आपको इधर कक्ष का रन दे दिया, आप पूर्व अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे इधर है ऊपर में, है ना, कश्मीर है, इधर जैसे कन्याकुमारी है, ठीक है। तो 3214 उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर ये याद रखना है। और भारत का क्षेत्रफल पूछे कितना है,
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थिति है कैसी, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो याद रखना है 8 से 37 और 68 से 97, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो समचतुर्भुज की बात करें, देखिए समचतुर्भुज क्या है, ये समचतुर्भुज हो गया और इसके विकर्ण की लंबाई दे दी आपको। तो विकर्ण की लंबाई जो एक दूसरे को काटती है सेम है ना, बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एक है 8 यानी कि ये हो जाएगा 4 4 और एक है 6 यानी कि ये हो जाएगा 3 3, ठीक है। और ये समकोण पर विभाजित करती है ना समचतुर्भुज का जो विकर्ण, ठीक है। तो समकोण यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा है ना, ये मतलब कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण जैसी होगा तो ये बाकी लंब और आधार हो जाएगा। तो इसका यहाँ 4 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ, ये ट्रिपलेट बन जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 4 3 का उसके बाद क्या हो जाता है 5 हो जाता है ना, 4 3 5 यानी कि ऐसे कर सकते हैं रूट अंडर लंबाई स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 16 9 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना, 16 9 25 का वर्गमूल 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए x का मान 1 यहाँ रखिए तो क्या होगा 1 और 1 क्या होगा 2 हो गया। तो x का मान यहाँ भी 1 रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आसानी से बन जाता है। फार्मूला से अगर बनाते हैं तो फार्मूला से कैसे बन जाएगा, तो ये वाला फार्मूला है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो x प्लस 1/x बराबर मानते हैं अगर p, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है p स्क्वायर -2 हो जाता है, यानी कि इसके बराबर जो दिया हुआ रहता है x प्लस 1/x बराबर जो दिया है उसका स्क्वायर -2 हो जाता है। इसको स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और -2 होगा। ये कब होता है, जब ये जो फार्मूला होता है कब, जब x और बटा में 1/x दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जैसे यहाँ 2 है ना, अब प्लस 1/2 है, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं सूत्र फार्मूला, तो 2ab जो होता है वो कट हो जाता है ना, ab क्या होगा x इंटू एक्स, ये कट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बचता क्या 2 बचता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगता है, ठीक, यानी कि जो ऊपर वाला और बट्टा वाला यानी सेम रहे तो ये डायरेक्ट ये स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, प्लस वाला पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है। तो यहाँ क्या किया 15 दूनी 30, ठीक है। फिर 30 दूनी यहाँ पर 60 होगा यानी कि 6 है ना, दशमलव में 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी फिर 24 यानी कि दोगुना करते गया। तो 15 दूनी 30, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 यानी कि ये हो जाएगा है ना, ये 0.6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 0.6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है, तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश ये विदेशी निवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंपनी है या तो कोई फर्म है और कोई फैक्ट्री है और वो बाहर में अगर निवेश करता है, विदेशों में निवेश करता है, तो वो क्या कहलाता है विदेशी निवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर इसको याद रख लेना है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 3/5, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है 3/5। देखिए कुछ नोमरिकल ऐसे होते हैं केमिस्ट्री के जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेम रिपीट हो जाएगा, जैसे क्या फॉर्मूला चेंज होता तो नहीं है ना, पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा रहेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लेना। इसको बनाएंगे थोड़ा लेंदी है, टाइम भी वेस्ट होगा, गलत भी हो सकता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट याद ही कर लेना, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक कितना 3/5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक।
और पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो एक गहरे बैंगनी रंग की क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। तो मौर्य वंश का पहला शासक पूछे तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र तक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो आपको रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, या तो आपको बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र है। ठीक है, तो याद रखना है पौत्र मतलब पोता, तो ये किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी अशोक का पिता पूछे तो बिंदुसार, बिंदुसार का पिता पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, अब बिंदुसार जैसे ही एक और नाम है, कन्फ्यूजन आपको करता है बिंबिसार, है ना। कभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अशोक का पिता कौन है, तो ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया बिंबिसार और बिंदुसार तो आप कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाइएगा। ठीक है, तो याद रखना बिंदुसार जो है ये है मौर्य वंश का, ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, ये याद रखना है बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, और इसे पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। ठीक है, तो ये बिंबिसार ये हर्यक वंश का है। ठीक है, तो ये याद रखना है। बात करते क्या यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये आता है, एक मेगास्थनीज था, है ना, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, है ना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज था। ठीक, नेक्स्ट है रॉकेट का कार्य प्रणाली सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट का कार्य प्रणाली सिद्धांत ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, और ये रॉकेट का जो कार्य प्रणाली ये न्यूटन का तीसरे नियम पर भी आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं न्यूटन का तीसरा नियम, नहीं तो वो भी आंसर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो आवश्यक गणपूर्ति क्या है? देखिए राज्यसभा का पूछे या लोकसभा का पूछे तो उस सब का क्या होता है? 1/10, है ना, एक 10वां भाग जो है सदस्य का, कुल सदस्य का 10वां भाग ये गणपूर्ति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो एक क्वेश्चन ये पूछे कि विपक्ष का, जैसे कि संसद में, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीट की ज़रूरत होती है? तो 1/10 की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 1/10 यानी कि राज्यसभा के पूछा तो राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, तो गणपूर्ति के लिए कितना? 1/10, तो 1/10 करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? 25। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 25 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब राज्यसभा लोकसभा ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सभी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं क्या राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक जो गणपूर्ति है ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 103 में दिया हुआ है ना, 100 के 3 में, है ना, 100 के 3 में दिया हुआ है कि कुल सदस्यों का 1/10 होगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य याद रखना है 250 होती है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और बात करें क्या राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 जब भी आए तो 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख लेना है ना, हमेशा रिवीजन कर लेना, और वो पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा का गठन 1952, लोकसभा का गठन भी 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये भी 1952 में हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो ये भी 1952 में हुआ। ठीक है, तो चारों याद रखना है, एक बार फिर समझिए। राज्यसभा गठन 1952, लोकसभा 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। बात कर लेते हैं कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो ये ऐसे याद करना है। संसद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में है। याद आपको हमेशा रहेगा, तीनों अनुच्छेद लगातार है, 79, 80, 81। एक शब्द याद रखना सरल, है ना, तो संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और क्या पूछा जाता है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है।
ठीक है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होता है, और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भी कौन है उपराष्ट्रपति, या तो राज्यसभा का सभेन सभापति, पदेन सभापति, वो है जगदीप धनखड़ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है। निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, तो निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी, ये है। काफ़ी योजनाएं परस्पर व्यय, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ये नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छा जीवन के बावजूद इन परियोजनाओं के साथ उनके पात्र निर्धारों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, ये है। और लाभार्थियों में इच्छा शक्ति की कमी, ये भी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है। सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न और भी एक दो क्या है मालूम, जैसे कि यहाँ पूछा ना कि किस वर्ष तक लक्ष्य गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है, तो इसी टाइप का सेम प्रश्न क्या आएगा, एक भारत में मलेरिया पूरी तरह समाप्त करने के लिए लक्ष्य कब तक है, तो वो भी है 2030 तक है, ठीक है। याद रखना है, भारत में मलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य है वो भी 2030 तक है। अच्छा, भारत में कुष्ठ रोग समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2027 तक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, तो मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा है पाली, ठीक है। ये देखिए कहाँ से आया है जातक, ये क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में क्या है, तो याद रखना है जातक कथाएं में बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी दिया हुआ है जातक में। और बौद्ध धर्म की जो है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किस भाषा में दी जाती है, तो पाली भाषा में दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पर रिलेट कर लेना है कि मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, पाली में, ठीक है। तो बौद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, पाली में। और जैन धर्म को किस भाषा में पढ़ाया जाता है, तो वो प्राकृत भाषा में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया, तो पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है वल्लभाचार्य ने दिया, ठीक है। पुष्टि मार्ग सिद्धांत किसने दिया है, तो वल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से आएगा आपको, मान के चलिए क्या आता है, अष्टांगिक मार्ग है ना। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था गौतम बुद्ध ने, है ना। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था। यहाँ बोला पुष्टि मार्ग, तो वल्लभाचार्य हो गया। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत वल्लभाचार्य, और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत वो दिया था किसने, तो गौतम बुद्ध ने दिया था, ठीक है। तो ये बात करते हैं अब वल्लभाचार्य की। तो वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, 1479 ईस्वी में हुआ था चंपारण्य, जो कि मध्य प्रांत, रायपुर मध्य प्रांत में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ चंपारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ का चंपारण्य, 1479 में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है, लक्ष्मण भट्ट, है ना। वल्लभाचार्य के पिता का नाम क्या है, लक्ष्मण भट्ट है। माता का नाम क्या है, इलम्मा गारू, माता का नाम है इलम्मा गारू। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली हुई है। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो किया था अलवार और नैनार ने किया था। अलवार में कितने संत थे, 12 संत थे, और नैनार में कितने संत थे, 63 संत थे। देखिए ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए याद रखना है। यहाँ यहीं से देखिए 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। देखिए पहला क्या है, यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो अलवार और नैनार ने किया था। और अलवार में कितने संत थे, 12, और नैनार में कितने संत थे, 63। और क्या था यहाँ से कि जो अलवार थे किसके पूजा करते थे, किसके उपासक थे, ये अलवार तो ये वैष्णव संत थे ना, वैष्णव भगवान की पूजा करते थे। और नैनार जो थे ये किसके उपासक थे, यानी ये भक्त, ये किसके भक्त थे, तो ये शैव संत के थे ना। आपको याद भी करवाए थे। नैनार यानी कि नयन जो है, नैनार से रिलेट कर लेना क्या, नयन जो 3 त्रिनेत्र रहता है किसमें, शिव भगवान में होता है, शंकर भगवान में, तो वह नैनार से नयन से रिलेट करना है शिव को, ठीक है। फिर अलवार आपको याद रहेगा वैष्णव संत, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है यहाँ वल्लभाचार्य से, कौन सा आता है मालूम, कि वल्लभाचार्य जो है ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है ना। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है ये वल्लभाचार्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, तो ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल बराबर होता है रूट अंडर पी बाय रूट अंडर रो, है ना, रूट अंडर रो, है ना, ये रहता है रो से डिनोट किया जाता है इसको। तो रूट अंडर रो यहाँ पर जैसे ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी में एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होता है, रूट अंडर पी बाय रो होता है, जो कि पी दाब को दर्शाता है और रो जो है ये क्या है, माध्यम का घनत्व दर्शाता है ना, ये क्या है, माध्यम का घनत्व दर्शाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्या, यह कहाँ है, आदर्श गैस की बात करते हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, याद रखना ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश क्या है, प्रकाश प्रस्थ यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, याद रहेगा आपसे कि ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो देखिए सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, ये पूछा है आपको, कुछ तत्व दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ लिथियम दिया है, उससे बड़ा बताया यहाँ सोडियम को, उससे बड़ा बताया यहाँ पोटेशियम को। ठीक है, तो अगर देखा जाए परमाणु संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या लिथियम का कितना होता है 3 और सोडियम का 11 और पोटेशियम का कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो परमाणु संख्या ये हो गया। और बात करते हैं कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, सिलिकॉन का क्या है 14 है और एल्युमिनियम का कितना है 13 है। ठीक है, इसमें बात करते हैं मैग्नीशियम का कितना है 12 है, एल्युमिनियम का क्या है 13 है और सोडियम का क्या है 11 है। इसमें कैसे दिया हुआ है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन में देखते हैं, फ्लोरीन का क्या है 9 होता है, क्लोरीन का 17 और फिर क्या ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 35 है ना, ये 17 हो गया और ये 35 हो गया। ठीक है, अगर परमाणु संख्या के हिसाब से देखें तो देखिए ये बढ़ते क्रम में है, 3 11 19 ये सही है। पूछा गलत कौन है, तो ये कार्बन है, इससे बड़ा है सिलिकॉन और इससे बड़ा दे दिया है, मतलब सिलिकॉन 14 है, इससे बड़ा दे दिया है एल्युमिनियम 13। तो यहाँ परमाणु संख्या के अनुसार अगर बढ़ते क्रम में देखें तो ये गलत है, 14 से बड़ा ये 13 नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। फिर देखते हैं क्या, ये 12 जो है 13 से बड़ा दे दिया है, तो ये भी गलत है ना, ये 12 जो है ये 13 से बड़ा दे दिया है ना, ये मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13, तो 13 से बड़ा यहाँ दे दिया, बड़ा इसको बड़ा दिखाता है ये, तो दे दिया 12, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए ये सही था और ये वाला भी सही है। देखिए इसका मतलब क्या है, परमाणु आकार यानी कि मतलब जो इसकी आकार होती है ना, वो परमाणु संख्या के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, परमाणु संख्या के अनुसार ये साइज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, परमाणु संख्या के अनुसार इसका आंसर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको करना क्या है, देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी यहाँ पर अगर देखते हैं इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर, है ना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार या त्रिज्या घटती है। इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या घटती है। और किसी निश्चित वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना क्या, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है, बाएं से दाएं जाएंगे घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन इसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बढ़ते क्रम में, तो इसको देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है क्या। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये क्या है, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो परमाणुओं का आकार क्या बोला है, बताए थे कि बढ़ता है। ठीक है, तो ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बढ़ते क्रम में दिया, ये सही है ना, ये सही दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना इस तत्व में। देखिए पीरियडिक टेबल से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सही है। फिर आगे बात करते हैं दूसरा ऑप्शन में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अब कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम कहाँ है, देखिए कार्बन यहाँ है, सिलिकॉन यहाँ है, अब एल्युमिनियम इधर आ गया, तो ये सिस्टम से है ही नहीं, है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा था लेकिन ये वाला इधर है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी चीज़ देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, गलत हो गया। अब देखिए सी में देखिए क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, इसमें मैग्नीशियम को बड़ा दिखाया एल्युमिनियम से। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम है कहाँ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। देखिए मैग्नीशियम
एल्युमिनियम और सोडियम। देखिए एक ही लाइन में है ना, बाएं से दाएं बोलिए, है ना, जो कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है, घटता है। तो इधर जाएंगे तो घटेगा। तो मैग्नीशियम से बड़ा दिखाया है सोडियम को, है ना, मैग्नीशियम से बड़ा दिखाया सोडियम, तो ये बड़ा होगा, ये सही है ना, क्योंकि ये बाएं जाएंगे तो ये घटेगा, यानी कि इसका सोडियम से कम है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम आकार है एल्युमिनियम का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया भी है कि मैग्नीशियम का जो है एल्युमिनियम से बड़ा दिखाया है, ठीक है, ये सही है। और एल्युमिनियम से सोडियम का भी बड़ा है, क्योंकि सोडियम क्या है, बाएँ तरफ है एल्युमिनियम से, ठीक है, तो ये भी सही है ना। देखिए एल्युमिनियम यहाँ है तो सोडियम को बड़ा दिखाया, तो ये सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये क्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हुए दिया हुआ है, तो आकार इसका सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, गलत कौन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणुओं का आकार या त्रिज्या घटती है, और नीचे से ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो देखिए न्यूट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 होता है ना, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और अल्फ़ा कण की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक। और ये कितना, 4 म्यू के बराबर होता है। ये ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 3 म्यू के बराबर होता है, 3.016 म्यू के बराबर होता है, ठीक है, यानी 4 म्यू से ये छोटा है ना, ये छोटा है। पूछा क्या किसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो अधिक किसका होगा, तो ये वाला देखें ना, इससे तो अधिक ये है। और न्यूट्रॉन की बात करें, ये क्या है, न्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 होता है, ठीक है, 1.675 इंटू न्यूट्रॉन तो वहाँ दिया हुआ है, ब्यूट्रॉन अलग चीज़ है, ठीक है, ब्यूट्रॉन यहाँ ब्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा कण, ठीक है, ये 4 म्यू के बराबर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सबसे बड़ा, मतलब होगा किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो अल्फ़ा कण का द्रव्यमान यहाँ पर सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलामाइन है ना, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र ये होता है क्या, जिंक कार्बोनेट होता है ना, ZnCO3। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र पूछे क्या होता है, तो ये जिंक कार्बोनेट होता है। तो कैलामाइन एक खनिज है जिसमें क्या होगा, ये जिंक कार्बोनेट होगा, ठीक है। कैलामान पूछेगा क्या, कैलामाइन किसका अयस्क है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, कैला संस्था है, कैलामाइन जो है किसका अयस्क है, तो जस्ता का है, तो कैला संस्था है ना, संस्था जस्ता याद रहेगा ना, संस्था को जस्ता को रिलेट करना है संस्था से, केला संस्था है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जस्ता आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो ये जीती थी अनसुईया सेन गुप्ता, है ना, इसका आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता। देखिए अब ये प्रश्न जो है 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें एक भारतीय है ना जो कि पुरस्कार जीती थी, है ना, भारतीय अभिनेत्री अनसर्टेन रिगार्ड में पुरस्कार जीता था। अब बात है क्या, अब ये 2024 में पूछ लिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपसे जैसे 2025 का एग्जाम है तो उसमें इसी टाइप का करंट अफेयर आपको याद रखना है, लेकिन थोड़ा खास इसमें है नहीं, क्योंकि भारत का जो है कोई भी इसमें अभिनेता या अभिनेत्री पुरस्कार नहीं जीता है 2025 वाले में, है ना। 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का कोई विजेता नहीं है। फिर भी आपको याद रख लेना है, इसमें सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है वो पा डिमोर सम्मान इसको मिला था जाफ़र पनाही को। किसको मिला, जाफ़र पनाही को 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ये वेगनर मोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वेगनर मोरा को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नादिया मेलिटी को दिया गया, ठीक है, नादिया मेलिटी को मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में, ठीक है। इसमें कोई भारतीय को कोई खास नहीं मिला, इसलिए भारतीय रहता तो वो निश्चित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ये ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन है। ग्रैंड स्लैम 4 होता है, 4 टूर्नामेंट होता है ना, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और फिर यूएसए ओपन होता है ना, अमेरिकी ओपन होता है। सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। तो आपको 2025 का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो 2025 वाला याद रखना है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 2025 वाला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और 2025 वाला जो है ये फर्स्ट वाला जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो जाता है और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसलिए 2025 का जो है, देखिए 2025 का कौन जीता ये याद रखना है। पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन का जीता है जेनिक सिनर ने जीता है, इटली का है। अब महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, जो कि अमेरिका का है, ठीक है। अभी जितने भी एग्जाम होने वाला है जुलाई में, जून में, ठीक है, उसमें सभी लोग ये प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। अभी क्योंकि 2025 का यही हुआ है, यही पूछा जाएगा। अब बाकी 2025 वाला अभी हुआ नहीं, फ्रेंच ओपन है ना, फ्रेंच ओपन होगा तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहे। ये 2025 का जो है फ्रेंच टूर्नामेंट ये 25 मई से स्टार्ट हुआ है, 8 जून तक चलेगा, ठीक है। पेरिस में हो रहा है, ठीक है। तो इसका कौन जीतेगा तो वो वाला याद रखना है आपको। 2024 वाला याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम अभी हो नहीं रहा है। हाँ, जो अभी रेलवे एनटीपीसी का देने वाले हैं वो याद रख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज, महिला एकल का ईगा स्विटेक जीता है। और विंबलडन ओपन 2024 का जो है पुरुष एकल का कार्लोस अल्काराज है, यानी कि दोनों फ्रेंच ओपन और ये विंबलडन, दोनों का कार्लोस अल्काराज है पुरुष वाला। और महिला एकल का है बारबोरा क्रेजिकोवा है। और अमेरिकी यूएस ओपन का है पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर है, जो कि 2025 का जो है फर्स्ट वाला जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो भी जेनिक सिनर ने जीता था। और इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम, 2024 का जो है पुरुष एकल का खिताब भी यही जीता था, जेनिक सिनर ने जीता था, ठीक है। और रही बात अमेरिका ओपन के बता रहे थे, पुरुष एकल का जेनिक सिनर और महिला एकल का है आर्याना सबालेंका। ये एंटी पास वाले जो है एग्जाम देने वाले हैं वो याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इसमें 4 टूर्नामेंट होता है, क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इसमें जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है इसका सही क्रम क्या है। तो पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिसे मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है, किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो फर्स्ट और लास्ट है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच मिट्टी पर, विंबलडन घास पर खेला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा। तो देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनाना है तो पहले इसको ऐसे बनाइए, ठीक है। ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट अपना पहले लिख लीजिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, है ना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है। NESW है ना, NESW, ठीक है। अब क्या बोला कि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, तो उत्तर पश्चिम कहाँ, ये है ना, नॉर्थ और पश्चिम, ये क्या बोला दक्षिण बन जाए, ये क्या हो गया साउथ बन गया, ठीक है। अब जैसे ये साउथ बना तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि उत्तर दक्षिण आमने सामने होता है ना एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया। अब जैसे नॉर्थ बना तो इसी के अनुसार घुमा दीजिए ना, आसानी से, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे NESW तो इसी प्रकार इसको एक दिशा यहाँ बना दीजिए, N हो जाएगा ESW, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आसानी से बन जाएगा। क्या बोला दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण क्या है, ये अपना वाला पहले वाला दक्षिण कहाँ है, ये है। दक्षिण क्या बन गया, देखिए ये बन गया है ना, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, ये वाला याद रखना है, सामने उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर हो गया E और इधर हो गया W वेस्ट, ठीक है, NESW, ठीक है। ऐसे याद रख लें इसको। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ नक्शे से 2-4 प्रश्न आता है, ठीक है, हर एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ डिटेल से आपको समझना है, ठीक है। देखिए पहले बता देते हैं आपको कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन है तो किशनगंज है। यहाँ समझिए, देखिए ये है ना मैप, बिहार का ये मैप है, ठीक है। यहाँ से कितने प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा गया सबसे पूर्व में कौन है, तो ये किशनगंज, देखिए है ना, यहाँ किशनगंज आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पश्चिम में पूछा जाए तो ये कैमूर है, सबसे पश्चिम में देखिए यहाँ कैमूर है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में कैमूर हो गया। सबसे उत्तर में है आपका जिला पूछे तो पश्चिम चंपारण है ना, सबसे उत्तर में जिला है पश्चिम चंपारण है, ठीक है। और सबसे दक्षिण की बात करें तो सबसे दक्षिण में देखिए आपको पश्चिम का बता दिए कैमूर, ठीक है।
और आपको पश्चिम जो है पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, उत्तर में है पश्चिम चंपारण। गया जो है दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में जो है गया है, ठीक है। बिहार का सबसे दक्षिण में गया जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे दक्षिण में ये वाला को पॉइंट है ना, ये गया सबसे दक्षिण में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, 4 प्रश्न यहाँ से हो गया। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है, कौन सी जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए यहाँ उत्तर में क्या है, देश पूछे तो यहाँ नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल से सीमा कितने जिला जो है सीमा साझा करता है, तो बिहार का 7 जिला जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है आपको याद भी इसी वीडियो में हो जाएगा। कैसे, देखिए 7 जिला है ना, कौन कौन सा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, 2 हो गया, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, और ये सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी 4 हो गया। फिर है सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है, ठीक है। तो पहले 4 याद करिए, फिर 3 याद करेंगे। तो 4 क्या क्या है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक एक ही जैसा है ना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे मढ़ी आया मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, ये 4 जिला हो गया। फिर लास्ट में 3 कौन है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है आपसे। क्या करता है, जैसे कि यहाँ सीतामढ़ी है, ठीक है, तो सीतामढ़ी आप याद किए तो इसको रिलेट करके याद करेंगे ना, और ऑप्शन में वही देगा आपको, कन्फ्यूजन वाला क्या देगा मालूम, समस्तीपुर देगा। इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो समस्तीपुर में ऑप्शन रहेगा तो समस्तीपुर नहीं करेगा। तो यहाँ सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, तो ऐसे याद रख लेना। तो ये आपको दोनों याद रहेगा कि सीतामढ़ी है, ठीक है, समस्तीपुर नहीं है, सीतामढ़ी मधुबनी है। और यहाँ एक ऑप्शन में देगा क्या, शिवहर देगा, देखिए क्योंकि यहाँ शिवहर है ना, यहाँ देखिए छोटा सा यहाँ घुसा हुआ है, यहाँ शिवहर यहाँ है, तो ये सीमा साझा नहीं करती है। शिवहर इधर आ गया, ठीक है, यहाँ क्योंकि इधर पूर्वी चंपारण और इधर सीतामढ़ी हो गया, ये शिवहर सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए शिवहर को भी ध्यान में रखना, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, कौन कौन करता है, तो आपको याद हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है इसको। चलिए बात करते हैं, बिहार में आपको मालूम है 38 जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, ये कैसा, ऋणात्मक होता है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रतिचुंबकीय की बात किया है तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके थे, तो 12 जनवरी 2019 तक जो संशोधन हो चुका था 103 संशोधन हो चुका था। 103वां संशोधन था क्या, तो 103, 3 आ रहा है ना, तो 3 शब्द वाला EWS है ना, 3 शब्द है ना, 3 लेटर वाला EWS इसमें था, 103वां संविधान संशोधन में था, ठीक है। तो देखिए अभी जो 100वां संविधान से 106 संशोधन अभी तक हो चुका है। वर्तमान में अगर पूछे करंट अफेयर में 2025 तक पूछे तो 106, 2025 तक कितना 106 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रखना। अब एक संविधान संशोधन 100वां से और 106 तक ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस संशोधन में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हार्ड वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए सब याद कर लेना आपको, ठीक है। देखिए 100वां संशोधन में क्या हुआ था, तो ये है 100वां संशोधन में आपको है भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा समझौता है ना, भारत बांग्लादेश के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा समझौता है। 101वां में क्या है, तो 101वां में GST है ना, तो GST 101वां संविधान संशोधन में क्या है, GST है, ठीक है। तो आपसे दो तरफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि GST का जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 101वां, ठीक है। GST किससे रिलेटेड आता है मालूम, GST आता है मुद्रा से रिलेटेड, ठीक है, पैसा से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे ही रिलेट कर लेना है। जैसे क्या ना शादी विवाह में जाते हैं तो 101 रुपये का अनुदान करते हैं, 101 रुपये देते हैं, तो GST से रिलेट कर लेना, 101 यानी कि GST है ना, तो ऐसे रिलेट कर लेना, तो आपको याद रहेगा। 101वां संविधान संशोधन में क्या हो गया, GST हो गया। 102वां में क्या है, 102वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 102वां संविधान संशोधन के तहत। 103वां में संविधान संशोधन में क्या है, तो EWS याद रख लेना, EWS है ना, जो आरक्षण 10% दिया गया था, तो ये EWS है। 104वां में क्या है, तो 104वां में याद रखना है, 104वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें SC ST का लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है ना। तो SC ST
को आरक्षण जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया 104वां संविधान संशोधन में। 105वां में क्या है, तो राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने और उन्हें नामित करने के लिए शक्ति दिया गया है 105वां संविधान संशोधन में। 106वां संविधान संशोधन में क्या सबसे लाटेस्ट है और 106वां और सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसमें जो कि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था, 33% आरक्षण जो है लोकसभा और विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में जो 33% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है, महिला आरक्षण बिल है ना। 106वां संविधान संशोधन में ये सबसे लाटेस्ट संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये तो मिलेगा आपको कहाँ, प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना का विचार ये किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछे कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने और संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है संसद, है ना, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने, संबंधित कानून बनाने की कमेटी और सुझाव पर विचार विमर्श करती है, तो संसद करता है। कानून बनाने का काम ही कौन करता है, तो संसद करता है, ठीक है। तो संसद किस अनुच्छेद में बताए थे, सरल है ना, अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में पूछे, तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद, देखिए हाई कोर्ट ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, 214 है ना, 214 में। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो इसको एक को इधर ले आइए, सीधा कर दीजिए इसको, 1 2 4 है ना, 1 2 का 4 है ना, 1 2 4 ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल यानी कि प्रतिशत में पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल किस में होगा, न्यूट्रोफिल होता है ये कहाँ, तो WBC में होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, WBC में होता है। देखिए WBC में 5 प्रकार के जो ब्लड है वो पाया जाता है WBC में, जैसे कि उसमें कौन कौन सा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, 3 हो गया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 5 प्रकार के इसमें ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, WBC में। WBC की बात करें तो आपको मालूम है WBC का जीवन काल पूछा जाता है तो लगभग 1 सप्ताह होता है, 13 से 20 दिन के बीच होता है। और RBC का जीवन काल होता है कितना, 120 दिन होता है। और RBC का कब्रिस्तान कैसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है ना, प्लीहा को RBC का स्प्लीन है ना, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर है क्या, प्लाज्मा है। प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का कितना, ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। बाकी 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि RBC का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे तो वो भी आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा होगा। रक्त का निर्माण पूछे कहाँ होता है तो वो भी आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा होगा, ठीक। 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 सिक्के उछाला, बोला चित, तो क्या होता है, चित और पट होता है, 2 ही चीज़ होता है ना, तो 2 चीज़ होता है। और कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो टोटल संभावना कितनी बनेगी, तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 बनेगी टोटल संभावना, ठीक है। तो टोटल हो गया, टोटल कहाँ आता है, नीचे। और बोला क्या, 3 पर चित आने की, तो 3 पर चित आने की संभावना क्या, 3 पर चित आने की बोला है, तो क्या करेंगे, 4 सिक्का 4C3, ठीक है। 4C3 को इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, 4 3 2 1, फिर हो जाएगा 3 2 1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बचेगा ऊपर, तो 4 हो गया ये ऊपर और नीचे हो गया टोटल, तो इसको काटेंगे 1/4, 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, कोशिका में केंद्रक की खोज, ये आपको बार बार बताते हैं। कब बताते हैं, जब आपको कोशिका की खोज के बारे में आता है रॉबर्ट हुक, तो आपको बताते हैं कि 3 नाम एक ही जैसा है, रॉबर्ट हुक हो गया, हमेशा बताते हैं, जो भी चैनल पर होंगे ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद होगा। एक रॉबर्ट हुक और एक रॉबर्ट ब्राउन, ये तीनों नाम आपको बताते हैं हमेशा। एक है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। जब भी क्वेश्चन आता है ना कि कोशिका की खोज किसने किया, या तो कोशिका के बारे में को भी क्वेश्चन आता है, आपको ये तीनों बताते हैं कि कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका के केंद्र की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा,
ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट कोच क्या किया था? तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये तीनों आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी, इसलिए हमेशा रिवीजन करना है। कोई भी एक नाम आएगा ना, तीनों आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। चाहे भूल भी जाइएगा तो कहीं से भी खोज से करना है, लेकिन करना है, ठीक है। तो क्या है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। यहाँ पर नाम बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है। जैसे पुरकिंजे की बात करें तो ये क्या किया था? जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना है। जीव द्रव्य का नाम दिया था पुरकुंजे, लेकिन पूछे कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो खोज किया था डू जार्डिन। खोज किसने किया था? डू जार्डिन। खोज किया था डू जार्डिन। देखिए इस तरह से आप तैयारी करेंगे ना बेहतर तरीके से, सभी प्रश्नों को जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? स्मार्टनेस स्टडी हो जाएगा। और क्या है? कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम में आप एक्सीलेंट करिएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर में शानदार तरीके से, ठीक है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी। तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने का मतलब ये होता है क्या? देखिए पढ़ना और लिखना क्या? ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए चीज़ों को सोचना, यानी कि ये क्वेश्चन आया है तो इस टाइप के और कौन सा क्वेश्चन था, तो उसमें कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वो एक साथ पढ़ना, ठीक है। ये सब आपको महत्वपूर्ण बेहतर तैयारी आपको करवा देता है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेल्फ स्टडी जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं ना, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको पूरे स्टडी का मात्र 30 से 40% मिलता है। बाकी जो चीज़ें हैं आपको 60% अपने दिमाग से वहाँ से सीख के, और आपको खुद रहता है गुरु गुण चेला चीनी हो जाता है, उस प्रकार आपको चेला चीनी बनना पड़ेगा। यानी गुरु से सीख कर आपको खुद बेहतर बन जाते हैं आप। इस तरह से आप स्टडी जब करते हैं तो खुद आप बेहतर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। अब बात करते हैं क्या? आपको पुरकिंजे के बारे में बता दिए और डूजार्डिन बता दिए, जीव द्रव्य का खोज किया था। अब बात करते हैं ये स्लाइडेन, ये क्या है? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। अब देखिए दो प्रश्न और भी याद रखने हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1665 में किया था। और कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 में किया था। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर किसे? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों जगह रह सके, तो इसे ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है। और रही बात क्या, इसमें कौन सा पौधे आते हैं? तो लीवर वर्ट, कौन सा आता है? लीवर वर्ट आता है, फिर हॉर्न वर्ट आता है, और मास, ये सब पौधा ये ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मटर के पौधों में परतानों की वृद्धि डैश के कारण होती है, ठीक है। देखिए आप भी आपको ये स्टडी करवा रहे हैं। आपको क्या बिहार पुलिस का हम पहली बार मतलब कि ज़्यादातर हमको टाइम नहीं मिलता है, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी करता हूँ, ठीक है। तो बिहार पुलिस का आपको यूँ समझिए कि पहली बार हम आपको स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। जब आप रेगुलर आप स्टडी करवाएंगे तो और भी बेहतर ढंग से मतलब बेहतर जो कंटेंट है आपको उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने भी सोच लिया कि आप बिहार पुलिस का आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर बने रहे, तो आप हर एग्ज़ाम, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें एक्सेलेंट करिएगा। चाहे जीके जीएस यहाँ पर अगर पढ़ लीजिए तो आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आप बेहतर करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर मटर के पौधों में परतानों की वृद्धि डैश के कारण होती है। तो किसके कारण होगी? तो ये होगा परतानों की वह कोशिकाएँ जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती है और तेज़ी से विभाजित होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धमनियाँ और शिराएँ आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती है? धमनियाँ और शिराएँ आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ा होता है केशिकाओं से, है ना। केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज, है ना। धमनियाँ और शिराएँ आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती है? तो ये कैपिलरीज यानी केशिकाओं से ये जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण में के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है? तो मेंडल के द्वारा ये किया गया है ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है प्रतिपादित किसने किया था? मेंडल ने किया था। मेंडल से क्या आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल ही है, ठीक है। मेंडल ही याद रखना है। ध्वनि वस्तुओं
के डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। बाकी ध्वनि के बारे में आपको मालूम है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं करती है, और प्रकाश जबकि निर्वात में भी गमन करती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। जबकि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश का वेग है निर्वात में। ठीक है, बाकी ध्वनि की मापने की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि आपको 3 तरह के होता है, जैसे कि अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और प्रश्रव्य ध्वनि। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम है। अपश्रव्य ध्वनि जो कि 20 हर्ट्ज से कम होगा, और श्रव्य ध्वनि जो कि मानव सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, और प्रश्रव्य ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य में केवल डैश होता है, डैश नहीं होता है। तो कार्य है क्या, कार्य क्या, एक अदिश राशि है, अदिश यानी कि दिशा नहीं होगा, अदिश मतलब दिशा नहीं होगा। ठीक है, दिशा नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, या दिशा है ना, दिशा नहीं होगा। कार्य में केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। कार्य क्या है, एक अदिश है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों कैसा है, मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट है, किस अभिकर्मक के साथ अस्टोर्च नीला रंग देता है। तो किसके साथ, आयोडीन के साथ है ना, आयोडीन के साथ अस्टोर्च जो है नीला रंग देता है। अब यहाँ 2 शब्द आए, एक अस्टोर्च आया, एक आयोडीन आया। तो अस्टोर्च की बात करें तो पादप में जो होता है भोजन, कार्बोहाइड्रेट जो किस रूप में संग्रहित होता है, तो अस्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है। जबकि मानव में जो होता है कार्बोहाइड्रेट या भोजन किस रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, रही बात आयोडीन का, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है ना, जो कि थायराइड ग्रंथि में, गले में जो होता है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, तो कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण एवं पदार्थों का संग्रहण करना है। कोशिका, यहाँ पर आया क्या, कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक 1665 में। कोशिका का केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब रॉबर्ट ब्राउन आए तो एक रॉबर्ट कोच को क्यों छोड़े, रॉबर्ट कोच क्या किया था, टीबी के बैक्टीरिया का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की बात करें तो क्वासी योरकर रोग या तो मरासमस रोग बच्चों में होता है, किसके कमी के कारण, तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परत को ढकने के लिए उत्तरदायी है। तो बात है ऊतक का, तो ऊतक जैसे कि होता है क्या, उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो परत क्या बोला, सतहों और रक्त या तो परत को ढकने के लिए, तो ढकने के लिए आता है कौन सा, तो आएगा उपकला ऊतक है ना। ढकने के लिए आंसर क्या हो जाएगा, उपकला ऊतक होगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मालूम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आ जाता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए उपकला ऊतक क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार उपकला ऊतक के उदाहरण क्या है, त्वचा, मुंह की परत, रक्त वाहिकाओं की परत, फेफड़े के एल्वियोली और गुर्दे की नलिकाएं शामिल है। उपकला ऊतक शरीर के भीतर अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। क्या करते हैं, ये ढकते हैं, और शरीर की प्रणालियों को अलग करने के लिए एक अवरोध भी बनाते हैं। तो यही तो पूछा था, जैसे क्या ढकते हैं ना, यही पूछा था ना, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऊतक शरीर की सतहों या रक्त या परत को ढकने के लिए, क्या करने के लिए, ढकने के लिए, तो कौन सा है वो, उपकला ऊतक है। ठीक है, और उपकला ऊतक में याद रखेंगे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन उदाहरण से पूछ लिया जाएगा कि मुंह की परत या त्वचा क्या है, तो ये सब क्या है, उपकला ऊतक है। तो याद रखना इसमें जैसे पाचन तंत्र में आता है आहार नाल की परतें, ये उपकला ऊतक का उदाहरण है। श्वसन तंत्र में फेफड़ों के एल्वियोली की परत, ये उपकला ऊतक है। मूत्र जननांगी तंत्र, गुर्दे की नलिकाएँ, ये उपकला ऊतक है। रक्त वाहिकें, केशिकाओं की दीवारें, ये क्या उपकला ऊतक है। अन्य में क्या, त्वचा, मुंह की परत, ये सब क्या उपकला ऊतक है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार संयोजी ऊतक के उदाहरणों में रक्त क्या है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त है, क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक में रक्त है। संयोजी ऊतक में याद रखना आपको, रक्त हो गया, अस्थि यानी हड्डी हो गया, उपास्थि, वसा ऊतक, एरियोलर ऊतक, ये सभी क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, ये ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और एक साथ रखते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि शरीर के कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और एक साथ रखते हैं, तो वो हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक है,
तो ऐसे ये आपको याद रखना है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो 7 अगस्त 2024 का पेपर 4 हुआ था ना, 5 पेपर में एग्जाम हुआ था, तो पेपर 4 जो है ये पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो होता है ये होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 5 के साथ, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।